अगर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में अभी हम बात करेंगे केमिस्ट्री, तो ये जो न्यूक्लियस होता है, तो ये जो रेड कलर से हमने ड्रॉ किया है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम न्यूक्लियस कह सकते हैं। तो इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, तो इसके ही अगर हम टोटल मास को अगर एक साथ लिखें तो इसको क्या कहते हैं? इसको मास नंबर कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। और इसके अराउंड क्या होता है ना, इसके अराउंड एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे शेल में घूमते रहते हैं। तो अदर देन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन अदर देन न्यूक्लियस मिलते हैं, एंड क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन अदर देन न्यूक्लियस मिलते हैं एंड रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ऐसे भी हम कह सकते हैं। और जो यानी कि जो अगर मान लीजिए अगर हमने एक न्यूट्रल एटम लिया, तो न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? तो उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने प्रोटॉन है और जितने इलेक्ट्रॉन है उसको ही क्या कहते हैं? इसको ही एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ये एग्जैक्टली मास नंबर जो है, तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से। एंड एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो जेड से। एंड अगर मान लीजिए कोई भी अगर हमने एटॉमिक मान लीजिए कोई तो एलिमेंट लिखा, एक्स लिखा मान लीजिए, वो कैसे लिखा जाता है? जेड ए। यानी कि यहाँ क्या लिखा जाता है? तो यहाँ एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और यहाँ मास नंबर लिखा जाता है। तो यही मास नंबर में क्या आ जाएगा? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो भी मास है टोटल न्यूक्लियस में, ये आ जाएगा। और इसको क्या कह सकते हैं? एक तो प्रोटॉन को कह सकते हैं मास, या अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है आइदर प्रोटॉन या आइदर इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कौन था? जो न्यूट्रल एटम है उसकी बात चल रही है। यहाँ हमने एक एटम लिया है और इसमें एक न्यूक्लियस है। तो एग्जैक्टली इसमें ये जो है, तो ये क्या है? तो ये इसको हम ऑर्बिट कह सकते हैं, इसको हम ऑर्बिट कह सकते हैं, या इसको शेल कह सकते हैं। ये भी जो अंदर वाली ब्लैक कलर की जो रिंग है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑर्बिट या शेल कह सकते हैं। एंड ये जो अंदर है, तो अंदर के इसको ही हम क्या कह सकते हैं? ऑर्बिट या शेल कह सकते हैं। एग्जैक्टली जब भी इलेक्ट्रॉन का फीलिंग जब हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का फीलिंग कैसे होगा? तो ये जो सबसे अंदर वाली है, तो इसको मान लीजिए हम 1 नंबर कहते हैं। तो 1 नंबर का जो भी ऑर्बिट है या शेल है, तो 1 नंबर का ऑर्बिट जो होता है, तो उसमें सब शेल भी होते हैं। तो इसमें ओनली सब शेल जो होता है वो सिर्फ एस होता है, सिर्फ एस सब शेल होता है। अगर हम सेकंड ऑर्बिट की बात करते हैं या सेकंड शेल की बात करते हैं, तो सेकंड ऑर्बिट में क्या होता है ना कि एस भी एक सब शेल होता है एंड पी भी एक सब शेल होता है। अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं या थर्ड शेल की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें एस, पी और डी ये अलग अलग सब शेल होते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट में क्या होता है? तो फोर्थ ऑर्बिट में एस, पी, डी और क्या होता है? तो एफ, ये सब शेल होते हैं। अगर हम फिफ्थ ऑर्बिट तक जाते हैं मान लीजिए, तो फिफ्थ ऑर्बिट में क्या होता है? फिफ्थ ऑर्बिट में, तो फिफ्थ ऑर्बिट में एस, पी, डी, एफ और यहाँ जी तक ऑर्बिट हो सकते हैं। ये हम इस सब शेल हो सकते हैं। तो ये सब शेल है, तो इसको एस कहते हैं, इसको पी, ए, डी। तो एस जो होता है, तो एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। पी जो है, तो पी के पास मान लीजिए 3 कंपार्टमेंट यानी 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं? तो 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं इस सब शेल में। अगर हम डी की बात करें, तो डी में कितने ऐसे ऑर्बिटल रहते हैं? तो 5 रहते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और उसके बाद एफ अगर लिखते हैं, एस पी डी एफ हो गया। तो एस पी डी एफ में क्या होता है ना, इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 1 2 3
सपोज 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो S होता है, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2। P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 6। D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट। रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या पता लगता है? तो जो भी मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है एटम में, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है? तो एम्प्टी होता है। तो ये रुदरफोर्ड ने फाइंड आउट किया था। उसके बाद जो भी मास होता है, तो मास जो भी है एटम का वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो इस मास को ही हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास अभी फिलहाल कहते हैं। रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी कि 1 फर्मी कह सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से अगर मान लीजिए हम यहाँ से ड्रॉ करें, तो ये डिस्टेंस जो है इतना जो डिस्टेंस है, तो ये इसको अगर मान लीजिए इसको सेंटर करके अगर ये देखें, तो ये डिस्टेंस ही क्या है? तो रेडियस ऑफ द एटम है। एंड अगर मान लीजिए हमें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, और इस पर्टिकुलर सेंटर से मान लीजिए अगर हमने यहाँ तक अगर ये डिस्टेंस मेजर किया, तो ये जो ब्लू कलर का हमने निकाला है, तो इसको क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ एटम है। एंड जो रेडियस ऑफ एटम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है। एंड जो इलेक्ट्रॉन जो होता है एंड न्यूक्लियस जो है, यानी कि न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज है। तो उन्होंने एक दूसरे को दे हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कह सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से पकड़ के रखते हैं। तो ये हमने सारा सीखा विद द हेल्प ऑफ रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन जो होता है जो फीलिंग होता है एटम में, तो वो क्या होता है कि लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो फीलिंग होता है हमेशा कहाँ जाता है? तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ। हायर जो एनर्जी है, तो हायर एनर्जी की तरफ हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो फिलअप करना चालू होता है। तो अगर हम जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम कैसे लिखा है हमने? एस पी एस डी पी एस एफ डी और आगे बढ़ता रहेगा। तो अभी हम फिलहाल एस वालों का नाम देते हैं। तो एस वाला जो होता है, तो एस कहाँ से चालू हो जाएगा? तो 1 से चालू हो जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। अगर हम पी की बात करते हैं, तो पी कहाँ से स्टार्ट होगा? तो पी स्टार्ट होगा 2 से। 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा 4, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 तक जा रहा है। एंड अगर डी की बात करें, तो डी कहाँ से जा रहा है? जो डी है 3 से स्टार्ट होगा, तो डी विल स्टार्ट फ्रॉम 3, फिर यहाँ 4 5 एंड यहाँ 6 तक जाएगा। और जो एफ होता है, एफ 4 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये जो होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो मान लीजिए एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2, यहाँ 2 भरे जाएंगे। फिर यहाँ एस में भी 2 भरे हैं, तो 2 भरे जाएंगे। और पी में 6 मैक्सिमम भर सकते हैं, एस में 2 भर सकते हैं। पी में वापस हम देखें कितने भर सकते हैं, तो इसमें हम ये जो है पी, तो पी में हम यहाँ 6 भर सकते हैं। एंड एस में वापस यहाँ 2 भर सकते हैं। एंड डी में कितने भर सकते हैं? तो 10, पी में 6 एंड एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2। और एफ जो होता है, तो एफ में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो 14 भर सकते हैं। फिर डी में 10 भर सकते हैं। एंड पी में वापस 6, एस में 2, डी में 14 एंड जो डी है एफ में 14 एंड डी में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। तो यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर से ही हमेशा इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे किसी भी एटम में। अगर मान लीजिए अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, तो ये एग्जैक्टली यहाँ क्या देखा हमने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या हो जाएगा? 1s1, यानी कि इसमें कितने भरे जाएंगे? 1s1। अगर हेलियम की बात करते हैं, तो कितना भरा जाएगा? 1s2 भरा जाएगा, यानी कि ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा।
उसके बाद जो लिथियम, तो लिथियम क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा 2s1 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में कैसे भरा जाएगा 1s2 एंड 2s2 भरा जाएगा। उसके बाद अगर हम बोरॉन की बात करते हैं तो कैसे भरा जाएगा 1s2 2s2 एंड उसके बाद 2p1। हम यहाँ देख सकते हैं 1s2 2s2 2p1 ऐसे भरा जाएगा। बोरॉन के बाद कार्बन है तो कार्बन कैसे भरा जाएगा 1s2 2s2 2p2। p कहाँ तक जा सकता है तो 7 तक जा सकता है। कार्बन के बाद क्या है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है और फिर फ्लोरीन है मान लीजिए। तो नाइट्रोजन ये क्या आ जाएगा 1s2, फिर ये 2s2, फिर 2p3 हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। फ्लोरीन की बात करें तो 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा तो नियॉन आ जाएगा। तो नियॉन क्या भरा जाएगा 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। 6 के बाद ये क्या हो गया तो ये कम्प्लीटली फिल हो गया। तो अगर हम यहाँ देखें तो पहले भरा जाएगा 1s2, फिर भरा जाएगा 2s2, उसके बाद भरा जाएगा 2p6। तो ये तो कंप्लीट हो गया। तो अभी क्या चालू हो जाएगा 3s चालू हो जाएगा। तो नियॉन के बाद सोडियम आना चाहिए। तो ये सोडियम है तो सोडियम कैसा भरा जाएगा 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद क्या आ जाएगा 3s और फिर 3s1 भरा जाएगा। सोडियम के बाद क्या है मैग्नीशियम है 12 नंबर, तो मैग्नीशियम भरा जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो अभी ये 3s तो कंप्लीट हो गया। इसमें मैक्सिमम कितने 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है। तो 3s के बाद अगर हम देखेंगे 3s के बाद क्या फिलअप हो जाएगा तो 3p फिलअप हो जाएगा। यानी कि Mg के बाद ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम कैसा भरा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड उसके बाद वो भरा जाएगा 3p। तो 3p में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 14 यानी कि सिलिकॉन। सिलिकॉन कैसे भरा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 जाएगा। सिलिकॉन क्या है 14 के बाद क्या है तो 15 फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस कैसे भरा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 भरा जाएगा। हमने ये एटम लिया है और उसमें पहला शेल लिखा है। तो पहला शेल मैक्सिमम क्या हो सकता है इसमें तो 1s तक जा सकता है। और उसके बाद मान लीजिए अगर हमने और एक शेल बनाया और ये शेल मान लीजिए ये हमने क्या बनाया तो ये हमने मान लीजिए सेकंड शेल बनाया। तो जो सेकंड शेल है तो वो क्या भरेगा 2s एंड 2p, क्योंकि इसमें s और p सब शेल होते हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर और हम और एक शेल लिखते हैं तो ये जो थर्ड शेल है तो थर्ड शेल में क्या हो जाएगा ये इसमें 3s उसके बाद 3p एंड 3d ये सब शेल आ सकता है। अगर हम फोर्थ शेल की बात करते हैं तो अगर ये फोर्थ शेल है तो फोर्थ शेल में क्या क्या आ सकता है तो फोर्थ शेल में 4s 4p 4d एंड 4f ये सब शेल आ सकते हैं। वैसे ही अगर हमने और एक इसमें सब शेल निकाला मान लीजिए, हाँ, तो इसमें अगर मान लीजिए ये हमने और एक फिफ्थ सब शेल निकाला तो इसमें क्या बैठ सकता है तो 5s 5p 5d एंड 5f एंड 5g। तो ये जो है तो ये इसमें सब शेल हो सकता है। अगर हम फर्स्ट शेल की बात करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट शेल है। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट एंड जो सेकंड होता है देखो इसमें कितने इसमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 6, यानी ओवरऑल यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वैसे ही अगर हम देखा यहाँ 2 यहाँ 6 मैक्सिमम और यहाँ 10, तो ओवरऑल यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड। लेकिन अगर हम फोर्थ शेल की बात करें यहाँ 2 6 8 और 10 18 एंड प्लस 14, तो ये फोर्थ शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट। एंड अगर हम फिफ्थ शेल की बात करते तो फिफ्थ शेल में यहाँ 2 6 8 एंड 10 18 एंड प्लस 14 18 प्लस 14 32 एंड उसके बाद इसमें कितने घर होते हैं तो 19 घर होते हैं 9 घर होते हैं। तो ये क्या कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 32 प्लस 18 तो ये 50 इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसका हमेशा फार्मूला होता है 2n² इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन गेट अकोमोडेटेड इन एनी शेल। तो यानी कि ये क्या है तो ये आपकी यहाँ शेल का नंबर बदलिए।
तो अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करता हूँ मान लीजिए, तो फर्स्ट शेल में क्या हो जाएगा 2 1 स्क्वायर हो जाएगा कि जिसका वैल्यू 2 आ जाएगा। सेकंड शेल में क्या हो जाएगा 2 2 स्क्वायर यानी कि ये वैल्यू 8 हो जाएगा। थर्ड शेल में 2 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा तो ये 18 हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम 2 4 का स्क्वायर करते हैं तो ये 32 हो जाएगा। एंड अगर 2 5 स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू 50 हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। मान लीजिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कॉपर के केस में क्या लिखेंगे, पहले एस एस पी एस पी एस डी पी एस, लगभग हम इतना भरेंगे। तो यहाँ नंबर देना है हमें 1, यहाँ देना है 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। पी की बात करें तो यहाँ 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 यहाँ 4। और डी की बात करें तो यहाँ हमें डी के वैल्यू देना है, तो यहाँ हमें 3 से स्टार्ट करना है। ओके, तो यहाँ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, यहाँ 2 4, यहाँ 6 10, फिर यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2, 2 2 4 7 8 2 12 8 2 20। तो यानी कि यहाँ कितने आने चाहिए, तो यहाँ कितने आ सकते थे मैक्सिमम 9 आ सकते हैं, राइट। बट एग्जैक्टली क्या होता है ना कि एग्जैक्टली कॉपर के केस में ये इलेक्ट्रॉनिक यहाँ से क्या होता है कि ये जो सबशेल है 4s, तो यहाँ से वो जंप करता है और यहाँ क्या हो जाता है, तो यहाँ एक ही सबशेल रहता है और इसमें ऐड हो जाता है और ये हो जाता है कि यहाँ एक जंप करके 3D शेल में ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये एक्सेप्शनल हम कह सकते हैं केस। तो कॉपर का जो है, तो कॉपर के केस में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D शेल में आ जाता है जंप करके। जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है, या तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना, तो एस ऑर्बिटल का शेप हमें स्पेरिकल होता है। जो पी होता है, तो पी जो है ऑर्बिटल, तो उसका जो शेप है वो डम्बल टाइप होता है। और जो डी होता है, तो डी का जनरली जो शेप होता है वो डबल डम्बल टाइप होता है। यानी कि इसमें 5 अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, हमें एक ही मिलेगा। यहाँ हमें एग्जैक्टली 3 ऑर्बिटल मिलेंगे। और यहाँ कितने ऑर्बिटल मिलते हैं, तो यहाँ हमें 5 ऑर्बिटल मिलते हैं। ये डबल डम्बल है। और ये जो एफ है, तो एफ का भी कॉम्प्लेक्स शेप होता है। और यहाँ ऑर्बिटल कितने मिलते हैं, तो हमें यहाँ 7 ऑर्बिटल मिलते हैं। यानी कि एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 जो है वो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो इसमें भी जो डी के जो ऑर्बिटल है उसके भी आपको नाम याद रखने हैं। तो खास करके जो डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल के हमें नाम पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, एग्जैक्टली एक डी एक्स वाई ऑर्बिटल होता है। उसके बाद ये डी एक्स जेड एक ऑर्बिटल होता है। उसके बाद डी वाई जेड ये ऑर्बिटल होता है। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक ऑर्बिटल होता है। एंड ये जो डी जेड स्क्वायर है तो एक ऑर्बिटल होता है। तो डी के हमें नाम पता होने चाहिए। अगर हम पी की बात करें तो क्या होता है, ये पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, या अलग अलग ओरिएंटेशन के हमें क्या मिलते हैं, तो ऑर्बिटल्स यहाँ मिलते हैं। मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन लगभग कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 जो होता है -27 kg होता है। एंड लगभग इतना ही मास कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। बट अगर हम देखें तो मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो हल्का सा बड़ा होता है कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, हमें ये याद रखना है। बट अगर रफली कैलकुलेशन की अगर बात करें तो रफली कैलकुलेशन में हम दोनों मास ऑलमोस्ट सेम ही पकड़ेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो रहता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। एंड अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो 0 होता है। एंड अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो लगभग उसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो इसको जनरली हम प्लस पकड़ते हैं सिर्फ, वो भी कंसिडरेशन के लिए, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 चार्जेस। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको निगेटिव चार्जेस हम मानते हैं और उसका वैल्यू होता है चार्ज का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए भी उसका नाम न्यूट्रॉन ऐसा है। तो ये आपको मासेस क्या है, तो ये मासेस आपको याद होने चाहिए। दूसरा रफली आपको पता होना चाहिए जो मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो लगभग 1.37
1.37 कह सकते हैं। किसी बुक में 1.37 मिलेगा और एक दो बुक में मैंने देखा तो वो 1.33 भी लिखा है, तो वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी कि एक मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है लगभग 1833 या अराउंड 1837 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है।